सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अवकलन, जो आपका थोड़ा सा पार्ट 11th में भी आता है, बेसिक फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो इसीलिए 11th वाले स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। ओके, और मैं जो स्टार्ट करूँगा सबसे पहले अवकलन में भी सेकेंड एक्सरसाइज मतलब 5.2 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है ना, और प्रत्येक एक्सरसाइज को हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे और कंसेप्ट जो भी जितनी भी पॉसिबल है उतना इंक्लूड करते हुए साइड बुक को भी लेते हुए चलेंगे। ओके, और चैप्टर के बाद में सबसे बाद में डिस्कस किया करेंगे हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अवकलन है क्या सबसे पहले वो जान लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अवकलन मतलब ये सब बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल बोल दीजिए। ठीक है, अवकलन का यूज किया जाता है अवकलज को ज्ञात करने में। किसको? अवकलज। हम जब भी अवकलज की बात करते हैं, अगर अवकलज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अवकलज ज्ञात करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको अवकलन। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, मैंने लिखा y = sin x, या सिर्फ y को हटा देता हूं मैं और मैं बोल दूं sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए। सिंपल। ठीक है, तो इस अवकलज को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अवकलन। ठीक, तो देखो मैं आपको बता दूं कि अवकलन में कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे एक तो टर्म आता है आपका कांस्टेंट और सेकंड आता है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब चर और अचर, दो टर्म तो ये यूज होते हैं जो अवकलन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं। देखो, तो समझ में आ रहा है कि अवकलज जब भी वर्ड आएगा तो उसके लिए क्या करना है हमें? अवकलन। देखेंगे आगे जैसे भी होगा, लेकिन फिलहाल बेसिक से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे dy/dx, इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या पढ़ेंगे इसे? इसको बोला जाता है जैसे y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अच्छा, मतलब इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो इसे? डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, शॉर्ट में ऐसे भी विद रेस्पेक्ट टू को इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम इस तरह से, विद रेस्पेक्ट टू। ओके, चलो, वैसे इसका एक्चुअल मीन क्या होता है? इसका वास्तव में मतलब ये होता है कि y की x के सापेक्ष परिवर्तन दर। आगे बढ़ने से पहले मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और बता दूं मैं आपको कि अवकलन का जो यूज करते हैं हम वो स्लोप ज्ञात करने में, मतलब ढाल, प्रवणता जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो अविलंब हो सकता है, कोई स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज वहीं पे किया जाता है स्लोप को फाइंड आउट करने में। और दूसरा सेकंड जो रूल मतलब यूज होता है इसका, वो है चेंजिंग, मतलब किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। अगर मैं एक क्वांटिटी को चेंज करता हूँ, मतलब एक राशि को बदलने पर दूसरी राशि में कितना परिवर्तन आएगा, मतलब एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन दर को ज्ञात करने में, ये दो चीजें ऑलमोस्ट ज्ञात करने में हम यूज करते हैं अवकलन का। ठीक है, तो जैसे y की x के सापेक्ष परिवर्तन दर का क्या मतलब है? जैसे मैं मान लूं, जैसे y मैंने बोला f(x), कोई फंक्शन है, मतलब y है x के पदों में, y क्या है? x के पदों में। ये समझ में थोड़ा कम आया। जैसे मैंने मान लिया सपोज दैट y = x² + 2, तो f(x) की जगह पर ये वाला पार्ट आया हुआ है x² + 2। ठीक है, तुम अगर यहाँ पर x को चेंज करते हो तो y कितना चेंज होगा? x को चेंज करने पर y कितना चेंज होगा? उसे बोलते हैं y के सापेक्ष, मतलब सॉरी y की x के सापेक्ष परिवर्तन दर। थोड़ा सी देखेंगे अभी, लेकिन पहले जान लेते हैं थोड़ा बेसिक को। और जैसे यहाँ पर सबसे पहला एक डाउट ये आ जाता है कि ये जो d/d जो लिखा हुआ है, ये वाला d कहाँ से आया है?
तो मैं आपको बता दूं, ये सिंबल बनाया हमने डिफरेंशियल का, मतलब अवकलन का सिंबल है डी, स्मॉल डी अपॉन डी। किसको बताता है हमेशा? अवकलन को बताएगा। या सॉरी, इसे हम कैपिटल डी लिख लेते हैं। कितना लिख सकते हैं? कैपिटल डी। ये बात क्लियर है? मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ कैपिटल डी बाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? ये डी वाई ओवर डी एक्स। वैसे आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और बता दूं मैं आपको कि अवकलन दो प्रकार के होते हैं। अवकलन कितने प्रकार के होते हैं? दो। अभी आगे इसका कैसे यूज करना है बस जस्ट पढ़ने का तरीका बताया मैंने। चलो यहाँ पर थोड़ा और इसी बात को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करें। जैसे कि डी थीटा अपॉन डी टी लिखा मैंने, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा थीटा का टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष, थीटा का टी के सापेक्ष अवकलन, मतलब जो राशि यहाँ पे लिखी हुई है उसके सापेक्ष, ठीक है। और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका अवकलन, जो ऊपर लिखा है उसका अवकलन। जैसे अगर मैं यूं लिख दूं डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ऊपर कौन लिखा हुआ है? एक्स। इसका मतलब होगा एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष? जो नीचे लिखा है वाई के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष बोलेंगे? हमेशा जो क्वांटिटी नीचे लिखी होती है। ऐसे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक्स और वाई दोनों के दोनों ये चर होते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई क्या होते हैं? मैंने बोला अभी एक वर्ड चर, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल कौन होते हैं? जो चेंज होते रहते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं, जिनमें चेंज पॉसिबल होता है वो बोले जाते हैं वेरिएबल, ठीक है। और एक वर्ड और आता है जिसे हम बोलते हैं अचर, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट जितने भी रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सभी क्या है? कांस्टेंट है। 1 2 3 1 1 1.2 3/2 ये सभी क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 1 2 -5 1.2 0.5 या 10 to the power 10 या log e, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, log e बेस की वैल्यू 1 होती है। बेस 10 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, log e बेस 10। यहाँ पर आप पूछेंगे e क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ e जो है इसे बोलते हैं हम चर घातांकीय नियतांक, चर घातांकीय नियतांक, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। चलो देखो, तो कांस्टेंट वो होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, और चर कौन से होते हैं? वेरिएबल कौन से होते हैं? जो चेंज हो सकते हैं। तो आप बोलोगे फिर डाउट होगा यहाँ पर कि एक्स और वाई सिर्फ दो ही चर होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो चर में जैसे एक्स वाई जेड या उसके अलावा वे सभी क्वांटिटी चर बोली जाएंगी जिनके सापेक्ष पहली बात तो हम अवकलन कर रहे हैं, या पहचानने का तरीका ये रहेगा। दूसरा, अपने सिलेबस में एक्स और वाई को हम चर मान के ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला? एक्स वाई और जेड ये क्या है? चर। उसके अलावा वे सारी क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन होंगी कि ये चर है, या फिर जो वैल्यू पढ़ने से ही पता चलेगी, मतलब क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा हमें कि ये चर है, ये अचर है, मतलब जो बदल रहा है वो चर बोलोगे आप, जो नहीं बदल रहा है वो अचर, ठीक है। जो नहीं बदल रहा है वो अचर, जो बदल रहा है वो चर। देखते हैं कैसे पता चल जाएगा, आगे यूज क्या है इसका वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे dy ओवर dx का मतलब क्या था? y का x के सापेक्ष, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या था? थीटा का t के सापेक्ष क्या? अवकलन। और dx अपॉन dy क्या मतलब? इसका ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, जैसे इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है ये, हाँ पॉसिबल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये डिपेंड करता है कि x के सापेक्ष अवकलन पूछा है, y के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ अभी मैं थोड़ी देर पहले वर्ड बोल रहा था कि अवकलन के प्रकार। देखो अवकलन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है फ्रैक्शनल। ऑर्डिनरी तो मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। देखो जो आप ये देखते हो जैसे dy ओवर dx लिखा है, इस ये ऑर्डिनरी होता है। कैसा होता है ये? ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होता है ये,
और जब मैं इसे लिखूं डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पार्शियल, कैसा बोला जाता है ये, पार्शियल डिफरेंशियल। तो ये होता है आंशिक, ये अगर आंशिक है तो आप इसे पूर्ण बोल सकते हो वैसे, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, कोई नहीं, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी फिलहाल, लेकिन आंशिक ये तुम्हें मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर में जाकर के आगे, ठीक है। अपने यहाँ पर यूज इसका कम होता है। वैसे इसका मतलब सीधा सा ये है कि जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सभी क्या बोली जाएंगी, वहां पर कांस्टेंट बोल देते हैं हम, उन्हें क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3y इजिकल्स टू, मैंने सपोज दैट बोल दिया 0, ठीक है। और मैं इसके अवकलन की बात करूं तुमसे आंशिक की, तो आंशिक अवकलन में ये वाला सिंबल यूज करना होता है पहली बात तो डेल, ठीक है। और उस कंडीशन में जैसे मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि x और y क्या है, ये चर, तो यहाँ पर ये जो x और y है ये दोनों क्या है, चर। लेकिन एक कंडीशन होती है, मैंने क्या बोला, x और y चर होते हैं इसमें dy ओवर dx निकालने में, लेकिन अगर मैं इसका आंशिक करूँ, प्लॉट क्या है, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ना, मैंने बोला x और y चर हैं, ये है वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल हैं। कंडीशन कब है, इनके चर होने की कंडीशन है कि जब मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल करता हूं जो अपने सिलेबस में है, अगर हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो जिसके सापेक्ष जिसके रेस्पेक्ट में हम अवकलन करते हैं सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब इस कंडीशन में अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हो तो x और y में से कौन कांस्टेंट होगा ये फिक्स होता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम इसका अवकलन कर रहे हैं। अगर मैं इसका अवकलन x के सापेक्ष करूंगा तो y कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब y कैसा रहेगा, फिक्स, ठीक है, अचर बोलोगे आप इसे। और अगर मैं इसका अवकलन किसके सापेक्ष करूं, y के सापेक्ष, अगर मैं y के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो x कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसके अलावा जो क्वांटिटी होती है वो सभी कांस्टेंट हो जाती हैं आंशिक में, बस, ठीक है। अब अवकलन करते कैसे हैं वो धीरे धीरे भी सीखते हैं, स्टेप बाय चलेंगे, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सीधा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 लगेंगे, ठीक है। चलो, तो अवकलन का प्रयोग अवकलज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कि बात क्लियर होगी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, बस उनका जस्ट यूज करना सीखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। जैसे सबसे पहला, जैसे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ मैंने लिखा x टू द पावर n, x की घात n, इसका अवकलन कितना होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है, इसके बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और कंसेप्ट यहीं पे मैं लिख देता हूँ, वैसे d अपॉन डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट c अगर इसके साथ आ जाता है x टू द पावर n के साथ, तो वो c कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और x टू द पावर n का हम डिफरेंशियल कर देंगे, जो कि कितना होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक घट जाता है। बात समझ में नहीं आ रही है ना, क्या बोलना चाह रहे हो, c और n का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इन दोनों बातों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल, मैंने बोला जैसे x की घात 5 x टू द पावर 5, ठीक है ना, का अवकलज ज्ञात करना है, का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी दे रखा है उसे आप y मान लें, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5, तो y इक्वल्स टू x टू द पावर 5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 माने और यहाँ पर लैंग्वेज में लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैंने अभी आपको बताया था कि अवकलज को ज्ञात करने के लिए डेरिवेटिव, इसे क्या बोलते हैं, अवकलज को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव।
जब भी डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंशियल। मतलब आप सबसे पहले से इक्वेशन फर्स्ट माने, लेट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड मैंने क्या बोला, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है। तो देखो तरीका क्या है, जैसे ये इधर बाई लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स टू द पावर 5। आप स्टेप बाय चलेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे आप डी, और डी दोनों तरफ लिखना है ये डी अपॉन डी, किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी एक्स आएगा ये, तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बोलेंगे इसे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये एक्स। समझ में आया कुछ? तो दोनों तरफ डी अपॉन डी को लिखना है और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे वो यहाँ पे आना है, ओके। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, देखो मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला है ये, आप फिलहाल इसे याद कर लें, कैसे आया ये, कहाँ से आया, ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन से प्रूफ होता है, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से ये प्रूफ होकर के आ जाता है, बता देंगे आगे नेक्स्ट जब जरूरत पड़ेगी तो, ओके। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सिंस डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक घट जाता है, तो ठीक यहाँ पे क्या होने वाला है, ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो पावर 5 है ये क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक घट जाएगा, तो कितना हो गया ये 5, और 5 में से गया तो कितना हो गया ये 4, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4, ये हो गया इसका डिफरेंशियल। सिंपल, समझ में आए, सरल क्वेश्चन है एकदम। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप खुद से करके देखिएगा इसे भी, जैसे मैंने बोला x टू द पावर, मैंने बोल दिया सपोज 3/2, ठीक है ना, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 3/2, हमें इसका अवकलज ज्ञात करना है, अवकलन करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, मैंने क्या बोला, आप इसे बाई मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा और इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो कितना हो जाएगा ये, मैंने बोला आप दोनों तरफ क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी, और जो भी है बाई उसे लिख दो, इधर भी डी अपॉन डी, और क्या है एक्स टू द पावर 3/2, विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, अवकलन एक्स से सापेक्ष कर रहे हो ना, तो यहाँ पर कितना आएगा ये एक्स आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा ये एक्स। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी को नहीं। चलो तो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे होते हैं वो यहाँ आता है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो ये वाली लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे हमेशा अवकलन का क्वेश्चन आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो तो अगर इंग्लिश मीडियम से तो ये वाली लाइन लिखनी है। हाँ पता है आप डिफरेंशियल कर रहे हो, सिंबल से पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लैंग्वेज लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट मान करके, मतलब ये वाली लाइन जब जब आप अवकलन करेंगे कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखें। खैर एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑलमोस्ट, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है, वहाँ तो कुछ नहीं लिखना होता, टाइम मैनेज करना है बस, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर एक्स आ गया, डी अपॉन डी लगाना था दोनों तरफ, ये समझ में आता है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, ये वाला एन, मैंने क्या बोला, ये वाली जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो 5 आगे आया था इसमें और 5 में से घटा था, ठीक है। ऐसे क्या होगा, यहाँ पर ये जो 3/2 है, ये 3/2 कहाँ पर आएगा आगे, और इस 3/2 में से ही कितना घट जाएगा, 3/2 में से घट जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो इस 1 के बटे में आप 1 मान सकते हो, 1/1 लिख सकते हो उसे, तो 3/2 माइनस 1/1 कर सकते हो, तो कितना हो गया ये 3/2 और x टू द पावर एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना हो जाएगा ये 3, और इसका मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाएगा 2, तो कितना बना यहाँ से 3/2 और x टू द पावर 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये हो गया dy ओवर dx। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कितना 3/2 और x टू द पावर 1/2 का मतलब होता है √x, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। साथ के साथ नोट करते रहना है बस, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पहले बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाऊंगे, ओके। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा बेसिक कंसेप्ट, जैसे मान लो कि कोई कांस्टेंट टर्म ही आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन में, जैसे मैंने दिया y = x² +
3। आपको इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है। कैसे करोगे? आप सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट मानोगे इसे, ठीक है। सॉल्यूशन में इक्वेशन फर्स्ट मान करके क्या लिखोगे? वही डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये वाली लाइन आपको लिखनी है, प्रैक्टिस हो जाती है। टाइम मैनेज करने के लिए आप छोड़ भी सकते हो उस लाइन को बाद में, मैंने एग्जाम में बट लिख के आनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, दोनों तरफ जैसे कि इधर ये बाई लिखा हुआ है और ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये है, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया कि दोनों तरफ क्या लिखना है आपको, डी अपॉन डी, इधर भी डी अपॉन डी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा ये एक्स, तो ये तो हो जाता है डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर भी क्या लिखना है एक्स। भाई जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो वो यहाँ पे नीचे लिखना है आपको, डी अपॉन डी किसको बता देगा? डिफरेंशियल को, ओके। देखो प्रॉपर्टी ये होती है जैसे डी अपॉन डी एक्स ऐसा कुछ है, और जैसे कोई जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस मैंने लिखा जी ऑफ एक्स या प्लस माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करना है, इसके साथ डी अपॉन डी एक्स को मतलब इसका डिफरेंशियल अलग कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल अलग और प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इसका डिफरेंशियल अलग, ठीक है। यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। जब भी दो फंक्शन आपस में जुड़े हों या घट रहे हों, सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन उनका, तो उनका डिफरेंशियल आप अलग अलग कर सकते हो। इसका मतलब ये है कैसे यूज करना है इसका। देखो गौर से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि डी अपॉन डी एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना, लेकिन नहीं, ये एक ऑपरेटर होता है और ये ऑपरेट कराया आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पर, ठीक है। फिर ऑपरेटर वगैरह और कंसेप्ट में नहीं जाना है हमें, नॉर्मल डिफरेंशियल करना है इसका। तो देखो जैसे डी वाई ओवर डी एक्स, इसको तो जो का त्यों लिखा हमने एज इट इज, और डी अपॉन डी एक्स को किसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ लिख दो और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लगा देना, प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। इस डी अपॉन डी एक्स को एक बार किसके साथ लिख दो, 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कंसेप्ट यही था, मैंने कहा पावर आ गई थी, पावर में घट जाता है, तो क्या हुआ यहाँ पे पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आएगी, हाँ। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ से इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, फॉर्मूला वही एक्स टू दी पावर एन का ये वाला फॉर्मूला, ये एन जो घात होती है वो आगे आती है पावर, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला जो 2 है वो आगे आएगा और उस 2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा ये जो 3 कांस्टेंट है कैसा है, कांस्टेंट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इस अचर का अवकलन होता है 0, कितना 0, कैसे होता है इसका अवकलन 0 वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ से इधर आगे ये कितना बनेगा, यहाँ से ये डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल्स टू, यहाँ से बनेगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ओनली 1, तो ये हो जाएगा 2 एक्स टू द पावर 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है, और 0 को तो लिखना ही नहीं है, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 2x। तो कुल मिला करके देखो यहाँ पर ये 3 आया था उसका अवकलन 0 हो गया, जो कि प्लस या माइनस में होता है, तो अगर यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म आता है प्लस या माइनस में, ओनली कांस्टेंट टर्म, तो उसका अवकलन 0 ही आना है, ठीक है। अभी कैसे आता है ये 0 उसे देखते हैं एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है। कैसे पता चलेगा, देखो मैं बताता हूँ, पहले प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और उसके बाद आगे चलेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मैंने लिया सिंपल एग्जांपल एक, मैंने लिखा जैसे डी वाई ओवर डी एक्स और मैंने लिखा सपोज दैट 3 और एक्स टू द पावर 5/3। मैंने कहा आपसे कि आप इसका अवकलन करें, ठीक है। मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा है ऑलरेडी पहले जी, बस जस्ट आपको इसे सॉल्व करना सीखना है कैसे करते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर इस ये जो संख्या है ये तो इसकी पावर है, ये जो टर्म है x इसकी पावर है 5/3, लेकिन ये वाला जो 3 है इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है जो कि एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। मैंने अभी बताया था जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी ऑल रियल्स नंबर आर क्या आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला जो 3 है वो कहाँ पर आ जाएगा, बाहर। सबसे पहले dy ओवर dx और x टू द पावर 5/3,
तुम बोलोगे ये 3 बाहर कैसे आया, मैंने भी बताया था, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप इसको और समझने के लिए ऐसे मान लीजिए x टू द पावर मैंने लिख दिया 6 और y इक्वल टू लिखा हुआ है। अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हो, जैसे आप इधर लिखते हो dy/dx, यही बताया मैंने आपको, और जैसे इधर लिखोगे d/dx, तो ये लिखना 2x टू द पावर 6। तो जैसे 2x टू द पावर 6 लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, ये वाला 2 बाहर ले लेना है d/dx से आगे, ठीक है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा और अवकलन किसका होगा, फिर यहाँ पर अवकलन होगा, डिफरेंशियल होगा मतलब x टू द पावर 6 का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 3 बाहर आ गया, आप समझ पा रहे होंगे शायद। और क्या होगा फिर उसके बाद, यहाँ पर कंसेप्ट कोई लगेगा, x की घात n का सूत्र लगेगा, क्या होता है, सिंस x टू द पावर n कितना होता है, पावर आ गया, पावर में से घट जाता है, तो देखो ये 3 तो यहाँ पे है, ये यहाँ पर क्या होगा, ये 5/3 ये पावर आगे आएगी और इस पावर में से 5/3 में से 1 घट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या बोला मैंने, जैसे ये 3 कांस्टेंट आगे आ गया था, यहाँ से बाहर निकल आया, d/dx से आगे निकल आता है, और यहाँ पे ये पावर आगे आती है और पावर में से घट जाता है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि गुणा में तो ये कट जाएंगे आपस में, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 और x टू द पावर यहाँ पर कितना, वही आप 1 मानेंगे, ये 3 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, कितना बनेगा यहाँ पर 5 - 3 और 3 × 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये। अगर किसी को ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो बता सकता है, मैं इस छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए भी वीडियो बना दूंगा, किसी का अगर बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है तो बता देना, लेकिन कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ओके। 5x और यहाँ पर कितना, 5 में से 3 है तो कितना हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से करते हैं, मतलब जब भी आप कोई कांस्टेंट आता है वो बाहर आ जाता है, मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 3x का डिफरेंशियल करूंगा तो क्या होगा, ये वाला 3 कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होता है, बाहर कब आता है, कंडीशन क्या है, देखो अभी यहाँ पर ये गुणा में लिखा हुआ है, जब ये गुणा में होते हैं इसका मतलब हुआ ये कि अगर कहीं पर, मैं बताऊंगा आपको, कभी भी कोई अचर मतलब कोई भी कांस्टेंट किसी भी चर के साथ गुणा में होता है तब बाहर आता है, ठीक है, वो भी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर। देखो जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर अचर और यहाँ पर क्या है, चर, अगर ये दोनों गुणा में हैं और आप अगर अवकलन कर रहे हो, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, और ये क्या होता है, वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल आपस कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, उस कंडीशन में ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जो भी होता है, जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, बाहर, और डिफरेंशियल किसका हो जाता है, उस वेरिएबल का, उस वेरिएबल का, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 3x लिख दिया सपोज दैट, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, ये क्या है 3, ये 3 है कांस्टेंट, ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल। आप समझ पा रहे होंगे, ये कैसा है, अचर और ये चर। अचर और चर जब गुणा में होते हैं उस कंडीशन में अचर बाहर आता है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशियल करोगे किसका, सिर्फ x का, ठीक है। ये क्या होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन इतना समझना है बस कि ये बाहर आ जाता है अचर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ लें एक एग्जांपल से, जैसे मैंने बोला dy/dx, मैंने लिखा सपोज है 10 टू द पावर 10 और x टू द पावर 9, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर ये वाला टर्म पूरा क्या है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये है वेरिएबल। तो यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट टर्म बिल्कुल आगे आ जाएगा, 10 टू द पावर 10 आगे आ जाएगा, और dy/dx x टू द पावर 9 रहेगा। ये होता है बेसिक कंसेप्ट। लेकिन देखो ये चर और अचर यहाँ पर कैसे थे, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, मतलब इनका यहाँ पे गुणा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कभी अचर प्लस चर, या माइनस आ जाए, या ये अचर पीछे चला जाए, मतलब कांस्टेंट कहाँ पर है आगे और वेरिएबल कहाँ है पीछे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से, और बीच में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस कंडीशन में अगर आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो याद रखना, ये जो अचर है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल ये तो हो जाता है 0, ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर जो भी टर्म होता है उसका हम डिफरेंशियल कर लेते हैं। तुम बोलोगे कैसे, अभी मैंने बताया भी था, लेकिन कैसे ये 0 कैसे होता है, पहले उसे देखते हैं एक बार, ठीक है।
किसी भी अचर का अवकलन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। क्यों? पहला डाउट पहले से डिस्कस करते हैं। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका डिफरेंशियल जीरो होगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझो। वो है ये dy ओवर dx और मैंने लिखा अगर 1 तो इस 1 का डिफरेंशियल कितना होगा? जीरो। dy ओवर dx मैंने लिखा 2 इसका डिफरेंशियल कितना होगा? जीरो। dy ओवर dx मैंने लिखा 10 इसका डिफरेंशियल कितना होगा? जीरो। मैंने लिखा dy ओवर dx 1/2 इसका डिफरेंशियल कितना होगा? जीरो। मैंने लिखा dy ओवर dx मैंने लिखा 1 लाख 1 लाख तो भी इसका अवकलन कितना होगा? जीरो। मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उन सब का डिफरेंशियल जीरो होता है। मैंने बोला dy ओवर dx और 0.0001 इसका भी अवकलन कितना आएगा? जीरो। किसी भी कांस्टेंट नंबर का dy ओवर dx मैंने लिखा 505 अवकलन कितना आएगा? जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल जीरो होता है। क्यों? अभी प्रूफ करेंगे उसे, लेकिन उससे पहले या मैं वैसे जस्ट बोल देता हूँ बच्चों को। जैसे डी अपॉन डी एक्स और मैंने लिख दिया हाथी। कितना लिख दिया? हाथी। तो इसका अवकलन जीरो आएगा। इसका अवकलन क्या आएगा? जीरो। लेकिन हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हाथी को हम बोलेंगे कि यह एक कांस्टेंट है। समझ लो, हाथी अगर कांस्टेंट है, जैसे हाथी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज होगा तो भी वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सभी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल जीरो होता है। कैसे? किसी के भी रेस्पेक्ट में। अब तुम बोलोगे जैसे किसी भी रेस्पेक्ट में, मतलब है जैसे मैंने बोला डी अपॉन डी एक्स, मैंने यहाँ भी 1 लिखा तो जीरो बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पर डी अपॉन डी टी लिखूंगा और ये 1 लिखूंगा तो भी ये जीरो आएगा। अगर मैं डी अपॉन डी वाई लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा तो भी जीरो आएगा। मतलब किसी भी रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष, t के सापेक्ष, y के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष आप अवकलन करो तब सभी का अवकलन जीरो आना है। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे 1 का अवकलन जीरो किया है, तुम बोलोगे भैया यहाँ पर 2 भी तो आ सकता है। बिल्कुल 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक कांस्टेंट का डिफरेंशियल कैसा होता है? जीरो होता है। कैसे? इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसे देखो। जैसे मैंने मान लिया सिंपल, मुझे जैसे 5 का डिफरेंशियल करना है और मुझे प्रूफ करना है कि ये जीरो आएगा। तो देखो जैसे मैंने इसे मान लिया y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। 5 कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया ये कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, वो सभी देखेंगे हम कहीं किसी टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ डिफरेंशियल में भी आते हैं, कुछ फंक्शन में आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ फिलहाल y इक्वल्स टू मैंने कितना बोला? 5। इसको देखो जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने, मैं क्या बोलूँगा? इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। मान लो हम x से सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। अगर समीकरण 1 का क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या करोगे सब? क्या करना है? y इक्वल्स टू ये 5 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था अभी d अपॉन dx उधर लगाते हैं और ऐसे d अपॉन dx लगाओगे आप यहाँ। तरीका तो ये होता है d अपॉन d लाना है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो यहाँ पे आना है नीचे। आगे देखो यहाँ पर ये जो 5 है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं 5 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप क्या रोक लोगे मुझे? नहीं रोक सकते ना। क्यों? कर सकते ना। 5 1 जा 5 होता है, 5 1 5। ठीक है, चलो आगे क्या करना है? आगे देखो d अपॉन डी एक्स, भाई हम तो ऐसे याद करो 5 1 5, कोई तो 5 1 जा 5 हो गया। आगे देखो जैसे ये 5 लिखा है तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? आप इस 1 को लिख सकते हो x टू द पावर 0। मैंने क्या बोला? यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 को मैंने लिखा x या 0। अब तुम बोलोगे कि इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं भाई। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है यहाँ पर, या कोई भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट है, कोई भी है, उसका जैसे x टू द पावर 0 1 होता है। मैंने बोल दिया y टू द पावर 0 कितना होता है? 1। या e टू द पावर 0 कितना होता है? 1। मतलब किसी भी संख्या की घात अगर मैं यहाँ पर 100 ले आता हूँ और उसकी पावर 0 है तो भी कितना हो जाएगा? वो 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है। ठीक है, वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 टू द पावर 0, 0 की घात 0, ये 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता है। ठीक है ना, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे हम लिमिट वाले कंसेप्ट में समझेंगे कभी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने सबसे पहले इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, उस 1 को मैंने लिख दिया x टू द पावर 0। अब तुम बोलोगे x टू द पावर 0 क्यों लिखा है?
क्योंकि देखो मैं यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहा हूँ। अगर मैं x के सापेक्ष डिफरेंशियल करूंगा तो क्वेश्चन को भी तो कन्वर्ट x में करूंगा ना। अगर मैंने यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन किया होता, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, इधर तो ऑलरेडी y ले रखा है मैंने, तो ये बंद हो जाता। पहली बात तो y के सापेक्ष कैसे बंद होता है उसे भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, x के सापेक्ष, फिलहाल वर्ड बहुत आ रहा है, अच्छा गाना चला है ना, इसके लिए x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया, क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। ओके, आगे मैंने भी आपको बताया कि ये दोनों क्या है, जैसे ये कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल। फिलहाल मैं वेरिएबल बोलूंगा क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ x है, ये अचर है और ये चर। और मैं अभी बोल चुका हूं आपको, इनको क्या बोलते हैं, हम चर बोलते हैं। और जैसे 5, 10 या 1/2 ये सभी क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो इन दोनों में से अचर जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये 5 जो है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा d/dx x to the power 0। ठीक है, तो ये बराबर चल रहा था इसके dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ से देखो जैसे इस 5 को तो मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की घात 0, भाई फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, यही है ना। आप चाहो तो एक बार यहाँ पे लिख सकते हो dy/dx x to the power n, पावर आगे आती है, पावर में से घट जाता है, x की घात n का अपन क्या होता है, n आगे आता है, n में से घट जाता है, तो यहाँ पर ये जो 0 है, ये वाली 0, ये क्या होगा, आगे आएगा, ये वाली 0 आगे आएगी और इस 0 में से एक घट जाएगा। अब आप एक बात देखो, 0 गुणा समथिंग क्या होता है, 0, और यहाँ पर ये भी सब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सभी आपस में क्या हो रहा है, इनका गुणा हो रहा है, और इसीलिए कितना हो गया, 0। ये 5 क्या था, एक कांस्टेंट, ठीक है, अचर। तो किसी भी अचर का, जैसे 5 का किया है, ठीक वैसे आप किसी का भी कर सकते हो। अगर आपने 1 लिखा होता तो हम यहाँ क्या करते हैं, उसे 1 × 1 कर लेते। मैंने आपको बताया कि कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0। ठीक है, एक स्टेप आपने ये सीखा, अभी थोड़ा सा इसका यूज सीखा था। हाँ, इसके तो एक दो क्वेश्चन करके देखना आप लोग, जैसे x to the power 5, x to the power 11 या x to the power -12, इनकी डिफरेंशियल करके देखना, ठीक है ना, इन सभी का अवकलन करके देखना अपने आप। और एक ये 5x to the power 3 लीजिए सपोज दैट, और ये 4x to the power -9, इन डिफरेंशियल को आप करके देखना, ना हो तो बताना। ओके, वैसे मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, इजी क्वेश्चन है। चलो, तो मैंने भी आपको बताया कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, लिख लो इनको, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना, है ना। चलो, देखो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो होता है 0। उसके अलावा मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि किसी भी क्वांटिटी का स्वयं के सापेक्ष, मतलब सेल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है। जैसे कि dx/dx ये कितना होता है, 1। अब ऐसे नहीं बोलना है कि dx से dx कट गया तब ये 1 आया, नहीं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मैं बताऊंगा ये कैसे आता है, लेकिन ऐसे ही आप समझ सकते हो कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, 1। डिफरेंशियल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। जैसे डिफरेंशियल ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा, 1। या डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u कितना आएगा, 1। डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v कितना आएगा, 1। मतलब किसी भी क्वांटिटी का स्वयं के रेस्पेक्ट में, जब भी सेल्फ के रेस्पेक्ट में जब भी बात करते हैं तो उसका डिफरेंशियल 1 होता है। देखो कैसे, आप किसी एक टर्म से सॉल्व करके मतलब सीख सकते हो, समझ सकते हो कि बाकी के सभी को उसी प्रकार हल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला dx/dx, इसको 1 बोल रहा हूँ, तो d/dx, ये जो x लिखा हुआ है ये गौर से देखो कितना है, x to the power 1। मैंने भी आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से घट जाता है, तो क्या होगा, ये वाला जो 1 है वो आगे आएगा और इस 1 में से एक घट जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 1 × x to the power कितना, 1 - 1 कितना हो गया, ये 0 और 1, x to the power 0 कितना होता है, 1, तो 1 × 1 कितना हो गया, ये 1 × 1 कितना हो गया, 1। तो क्या कंसेप्ट क्या है, ये वाली पावर आगे आती है, ये वाली पावर आगे आती है, आप इस बात को समझे बस, ये एक आगे आएगा और इस एक में से एक घट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप थीटा के लिए करोगे तो क्या आएगा, ये जैसे d/d थीटा, तो आप इसे लिख सकते हो जैसे d/d थीटा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, थीटा की पावर 1। फॉर्मूला इसी प्रकार लगना है, बस x ही है ऊपर, थीटा आया हुआ है,
आप इस बात को समझें, थीटा की यहाँ पर एक्स पर कितना आया हुआ है यहाँ पर थीटा, तो ये वाला जो 1 है वो आगे आएगा और इनटू थीटा टू द पावर कितना आएगा 1 माइनस 1, ये 1 आगे आ गया, 1 में से 1 कटेगा, कितना बनेगा ये 1 इंटू थीटा टू पावर कितना, एक में से गया तो 0, वही कितना होता है 1 इंटू थीटा पावर 0 कितना होता है, थीटा की पावर 0 कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। आप समझ पा रहे हो, मतलब किसी की पावर ये एक्स टू द पावर 0 मैंने अभी बताया था तुम्हें 1 होता है, ठीक है। तो थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होता है 1, मतलब किसी भी क्वांटिटी का सेल्फ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल ऑलवेज 1 होता है, x का x के सापेक्ष, y का y के सापेक्ष, t का t के सापेक्ष, ये सभी क्या होते हैं 1। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बताया भी बेसिक। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप फॉर्मूला एक साथ याद मत करना, ठीक है, फॉर्मूलाज को साथ के साथ याद करना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओ सारे फॉर्मूलाज को एक कागज पे नोट कर लेना, ओके। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जितने भी यूज होने हैं 12th क्लास में, वो सारे फॉर्मूले देखो, यहाँ तक ये तो ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको कंसेप्ट और बताया था, जैसे dy ओवर dx f ऑफ x और प्लस माइनस g ऑफ x, कुछ ऐसा। अगर दो फंक्शन है जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, जोड़ में हो या घटाव में, ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, उनका डिफरेंशियल हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे f ऑफ x का डिफरेंशियल अलग कर देंगे, प्लस माइनस g ऑफ x का डिफरेंशियल अलग कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कांस्टेंट टर्म वाला बाहर आ जाता है, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया, वो मैंने एक्स टू द पावर n के साथ बताया, मैं अलग से बता दूं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट लिखा है और f ऑफ x लिखा है, जरूरी नहीं है वो x की घात नहीं हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, तो वो ये कांस्टेंट क्या होगा, आगे आ जाएगा और dy ओवर dx और f ऑफ x, कुछ ऐसा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब तुम्हारा डाउट होगा जैसे f ऑफ x जो है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अवकलन में, तो वो ढेर सारे कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, सिंपल फंक्शन भी हो सकते हैं, तो हम समझते हैं। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए और फॉर्मूला, देखो मैं डायरेक्ट कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ, वो जो आपको याद करने हैं, फॉर्मूला तो क्या बोलेंगे रिजल्ट है, क्योंकि वो हमें डायरेक्टली यूज करने होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा d अपॉन dx और साइन x, तो साइन x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है cos x। चलो मैं यहाँ पर एक मजेदार बात और बता देता हूँ आपको, वैसे तो यहाँ से बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन बनता नहीं है, जैसे कि अभी sin x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ रहा है cos x, मैं बोल रहा हूँ आप मान लीजिए, ठीक, फिलहाल आपको याद करना है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं अगर आपसे सिर्फ इतना बोलूँ, मैंने कहा कि sin x का अवकलन बताओ, किसका अवकलन sin x का, तो आप डायरेक्टली बोल देते हो cos x। मैंने बोला sin x का अवकलन, तो हमने बोल दिया सीधा cos x, तो ये गलत है, थोड़ा सा सोच के देखो कैसे। sin x का अवकलन cos x कब है, sin x का अवकलन cos x है जब हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, मतलब sin x का अवकलन x के सापेक्ष cos x होता है। अगर मैं y के सापेक्ष या किसी अदर क्वांटिटी के सापेक्ष करूंगा तो फिर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रहे, डायरेक्टली नहीं बोलना है कभी। अच्छा, sin x का अवकलन कितना होता है cos x, और cos x का अवकलन कितना होता है माइनस sin x। अच्छा चलो, dy ओवर dx, tan x और लिख लेते हैं यहाँ पर, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, dy ओवर dx एक आता है e टू द पावर x, इसका डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है, dy ओवर dx एक होता है x टू द पावर n, ये होता है पावर आगे आके पावर में से घट जाता है, जो भी मैंने वहां लिखा था, ठीक है। ये होता है dy ओवर dx और a टू द पावर x, e टू द पावर x, ये होता है कितना आपका एग्जैक्ट, वी फिलहाल इसे अवॉइड करते हैं यहीं पर, एक मिनट और लिखते हैं बाकी के। जैसे dy ओवर dx एक होता है log x बेस e, कितना होता है ये होता है 1 अपॉन x, और एक फॉर्मूला और होता है dy ओवर dx log x बेस a, इसका आंसर आता है ये 1 अपॉन x और log a बेस, मतलब log e बेस a, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, यूज तो ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और e टू द पावर x, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x log a, e टू द पावर x log a, अब तक मुझे याद आ रहा है, फिर थोड़ा सा डाउटफुल है,
आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, यूज करने से पहले, शायद सही है। ओके, अच्छा उसके अलावा कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी होते हैं, जैसे dy/dx tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। हाँ, ये फॉर्मूला e टू द पावर x लॉग कंफर्म, ठीक है, सही है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, और फॉर्मूलास आर करेक्ट। अच्छा, dy/dx जैसे tan लिखा है आपने, ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin इनवर्स x, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy/dx cos इनवर्स x, इनके मैं डिफरेंशियल के फॉर्मूले लिख रहा हूँ टोटल, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और dy/dx जैसे मैंने sin और cos हो गए, tan की कॉट और लेना था, ये होता है cot इनवर्स x। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है इसमें क्या आता है, माइनस आ गया था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा dy/dx ये आता है ऐसे कोसेक इनवर्स x, आंसर आता है इसका -1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और dy/dx सेक इनवर्स x, ये आता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो गौर से, एक मिनट रुको, एक चीज देखो, जैसे जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले थोड़े से इनको देखना, और एक बार इधर भी नजर डालेंगे, जैसे tan cos, और ये तो मैंने लिख दिए cos tan, अच्छा cot sec cosec वाले नहीं लिखे, अभी मैं बाकी तीनों को यही लिख के दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इनवर्स वालों को देखो, जहां जहां पर जैसे c आया हुआ है, c यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भी c आया है और यहाँ भी c आया है। cos इनवर्स x में देखो यहाँ माइनस आ रहा है, cot इनवर्स x में भी यहाँ माइनस आ रहा है, और cosec इनवर्स x में भी क्या आ रहा है, माइनस। तो माइनस कहाँ पर आया, माइनस कहाँ पर आया है, जहां जहां पर c आया है, ठीक है। ओके, चलिए, तो जिनमें c आता है याद रखने का तरीका है, वहां पे माइनस आता है, बाकी तुम्हें फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा इनको भी बता देता हूँ, लिख लो इन्हें, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। देखो, हाँ, उसके अलावा जैसे साइन से कॉस, कॉस से साइन हो गया, ये tan हो गया। उसके अलावा dy/dx ये आता है cot x, cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। ओके, और dy/dx कोसेक x, और एक होता है dy/dx sec x। तो कोसेक x का तो आता है माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x, और sec x का आता है sec x इंटू tan x। ये होते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्मूले। तो आप देखो, इन टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं sin cos tan और cot sec cosec, sin cos tan और cot sec cosec, ये 6 ही तो होते हैं टोटल। अच्छा, देखो, जहां जहां पर c आया है, जैसे यहाँ पर c आ रहा है तो माइनस आया, यहाँ c आया तो यहाँ माइनस आया, और जहां पर c आया तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस। तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट चल रहा है आपको। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जहाँ पर c आता है डिफरेंशियल करते समय, वहां पर उस फॉर्मूले में माइनस आएगा, ठीक है। बाकी तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, एक बार इन सबको नोट कर लें, एक कागज बना लें, पूरा चार्ट तैयार कर लेना फॉर्मूला का। ओके, देखो, अब तक जो हमने पढ़ा वो एकदम बेसिक है, डिफरेंशियल का एकदम बेसिक, मतलब उसको किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह लिखना रहता है, d/d का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ क्या होता है डिफरेंशियल, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, और फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख ली, एक फॉर्मूले का मैंने आपको यूज करना ही बता दिया। बाकी सारे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे हम, लेकिन सीधा अटैक करते हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, बाय।